हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट आंसर लाइक रैंकर। जैसे कि आप सबको पता है, मेंस स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेज है। योर सक्सेस इन मेंस एग्जामिनेशन विल डिटरमाइन आपको कौन सा सर्विस मिलेगा एंड आपको कौन सा कैडर मिलेगा। पूरे लेक्चर का आउटलाइन है, क्यों रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। एक प्रॉब्लम आंसर राइटिंग में ये होता है, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। एक वीक तक आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया, फिर गैप आ गया, फिर हम आंसर राइटिंग करते हैं। हम नॉलेज को एक्यूमुलेट करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं रादर देन प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। इसको पूरे लेक्चर को 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। सेक्शन 1, व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग आंसर। Section 2, how to score 120 plus marks in GS paper. And Section 3, securing 140 marks in essay paper. एवरेज 60 to 70 मार्क्स जो भी मेंस में अपीयर हो रहा है उसके मार्क्स आते हैं, बट ये आप इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप और सिलेक्शन अगर होता भी है तो आपको टॉप का रैंक नहीं मिलेगा। सिलेक्शन के लिए आपको 120 प्लस जीएस में मार्क्स लेके आना पड़ेगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको टॉप का सर्विस मिलेगा, लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस। वैसे ही एसए में भी आप 140-145 मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्यों आंसर राइटिंग करना इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस पे, क्यों आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। सेम मेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, उसमें आपने आंसर लिख लिया। एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं पता आप कौन हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, एग्जाम के लिए आपने कितना मेहनत किया है, कितना डेडिकेटेड आप हैं, क्या आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, नहीं हेल्प कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, क्या आप एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है, ये सारा कुछ आपके आंसर से पता चलता है। आपका आंसर आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपका आंसर आपके नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, आपका आंसर आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर को कन्विंस करे, यस यू कैन बिकम ए गुड ऑफिसर। और जब एग्जामिनर कन्विंस होगा तभी तो आपको मार्क्स देगा, और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे देन सिलेक्शन के चांसेस भी ब्राइट हो जाएंगे। सो योर आंसर शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन एग्जामिनेशन, एंड देन आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। जब आप रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मिस्टेक्स को, शॉर्टकमिंग को टाइमली मैनर में करेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मई 2020 में मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास नॉलेज है बट शॉर्ट टाइम में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अभी अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इसको ठीक कर पाएंगे, लेकिन ये आप मेंस 2020 जब भी होगा तब अगर ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो क्या होगा, आपका मेंस 2020 खराब हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 2020 में नहीं होगा, या आपका प्रॉपर रैंक नहीं आएगा और फिर से आपको 2021 का एग्जाम देना पड़ेगा। सो एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक कमिट करने से बेटर है आप अपने घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तब मिस्टेक कमिट करें, क्योंकि तब आपके पास करेक्ट करने का रूम होगा। बट एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप मिस्टेक कमिट करते हैं तो आपको एक साल फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये पूरा प्रिपरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। क्यों आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन में, आप जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन जाओ और कंट्री को सर्व करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मैं ऐड करूं तो 2025 मार्क्स होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स सिलेक्शन में काउंट नहीं होता, वो जस्ट क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स में आपका जो भी स्कोर है आप मेंस में क्वालिफाई हो गए और उसके बाद वो खत्म हो गया। मेंस प्लस इंटरव्यू 2025 का है, उसमें से जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 प्लस एसए 5 पेपर है, और एक पेपर 250 मार्क्स का है, तो ये 1250 मार्क्स है। इसको मैं 2025 में से करता हूं तो 62% मार्क्स है जनरल स्टडी प्लस एसए पेपर का। तो जनरल स्टडी के पेपर में आप अच्छा स्कोर करते हैं, और ये कब होगा, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा एंड आप उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर पाते हैं, प्लस आप ऑप्शनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन आपका सिलेक्शन होना पक्का है एंड आपके रैंक भी बहुत हाई आएंगे। ऑप्शनल आप जो भी लेते हैं उसके अंदर 300 से कम आपका मार्क्स आना ही नहीं चाहिए। 300 मार्क्स आउट ऑफ 500 ऑप्शनल के दोनों पेपर को मर्ज करके, उससे अगर कम मार्क्स आता है तो ये क्राइम है। सो 62% मार्क्स जीएस प्लस एसए के पेपर हैं, उसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे प्लस योर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन ऑप्शनल, आपका रैंक बहुत अच्छा होगा। एक
एग्जाम्पल से मैं आपको ये पूरा चीज समझाता हूँ। आपका नॉलेज क्या है, वो आर्म्स है, एंड आपको यूपीएससी को क्रैक करना है, वो एक बैटल है। आपको अगर बैटल जीतना है तो आपको आर्म्स चलाने आना चाहिए। आर्म्स चलाना स्किल है, आर्म्स चलाना आर्ट है, लेकिन आपको आर्म्स चलाना आता ही नहीं है। से गन है या फिर टैंक है, वो आपको मिसाइल है, वो आपको चलाने आता ही नहीं है, तो वो पूरा आर्म्स तो वेस्ट है ना, उसका तो कोई यूटिलिटी है ही नहीं। तो वैसे ही आंसर राइटिंग आर्ट है, नॉलेज आपका आर्म्स है। तो अगर आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपका नॉलेज वेस्ट है। वेदर आपको आता है नहीं आता है मैटर ही नहीं करता है। जो भी आपको आता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेटर वे में प्रेजेंट करना है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। सो टू क्रैक यूपीएससी, you should have good presentation skill, whether it is interview, whether it is your optional subject, or whether it is a GS subject. Now section 1, आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। चार चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। एक, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी तो आप पेपर में लिखेंगे। सेकेंड, आपका आर्गुमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आर्गुमेंट मीन्स आप अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आइडियाज़ को कैसे डिफेंड करते हैं। थर्ड, डायरेक्टिव्स, क्वेश्चन के साथ एनालाइज, कमेंट, डिस्कस ये अटैच होता है, इसको डायरेक्टिव कहते हैं। डायरेक्टिव आपके आंसर का डायरेक्शन सेट करता है। एंड फोर्थ, रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेटर आप एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपके पास दो टाइप का होना चाहिए। एक मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी है, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट पता होना चाहिए। तो मल्टीपल डायमेंशन आप इसको कवर करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है साउथ चाइना सी में से एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में आएगा। वो हो सकता है पॉलिटिकल डायमेंशन को पूछे, इकोनॉमिक डायमेंशन को पूछे, या इकोलॉजिकल डायमेंशन को पूछे। देन आपको डेप्थ पे भी ध्यान रखना है। आपको ये नहीं पता ये जीएस के पेपर में आएगा या फिर एसए के पेपर में आएगा। हो सकता है ये 100 मार्क्स में 100 वर्ड्स में ये क्वेश्चन अब आ जाए, या 150 वर्ड में, 250 वर्ड में, या फिर 1000 and 1200 वर्ड का ये एसे में अपीयर हो जाए। सो यू डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, एंड यू डोंट नो विच एस्पेक्ट दे आर गोइंग टू आस्क। सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर इन ए हॉरिजॉन्टल वे, it is better to prepare in a vertical way. So horizontal means you should consider all the dimension of that information, and vertical you should analyze well, and आपके पास बहुत wealth of knowledge होना चाहिए उसका। Then your argument, किसी भी चीज के बारे में आप सोचो तो कंप्लीट उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचो, कंप्लीट उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचो। आपका आर्गुमेंट एक बैलेंस आर्गुमेंट होना चाहिए। कोई भी चीज दुनिया में 100% करेक्ट नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में 100% रॉन्ग नहीं है। वो मिक्सचर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। हो सकता है कोई टॉपिक 60% पॉजिटिव है, 40% नेगेटिव है, या फिर 30% पॉजिटिव है, 70% नेगेटिव है, बट देर इज नथिंग लाइक 100% पॉजिटिव, 100% नेगेटिव। आपका आर्गुमेंट एक बैलेंस आर्गुमेंट होना चाहिए। आपको दोनों साइड को दिखाना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साइड को दिखाना है, कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव। कंप्लीट पॉजिटिव साइड अगर आप दिखा रहे हैं तो ये जस्ट गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन की तरह आप लग रहे हैं। कंप्लीट नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं तो एक एनजीओ एक्टिविस्ट अप्रोच है। तो नाइदर हमारे पास एक्टिविस्ट अप्रोच होना चाहिए, नाइदर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन वाला अप्रोच होना चाहिए। वी शुड हैव ए बैलेंस अप्रोच। हमारा थॉट कभी भी एक्सट्रीम ना हो, एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब आप आंसर स्टार्ट करते हैं कभी भी स्टार्टिंग में आप साइड नहीं लो। तो जैसे क्वेश्चन है कि डू यू थिंक साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडिया, तो आप स्टार्ट करोगे, लिख दोगे यस। एक बार आपने स्टार्टिंग में साइड ले लिया, लेकिन आगे जाके आपको लगेगा कि नहीं कुछ और चीज मुझे याद आ रहा है, तो आप कैसे ऐड कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में कभी भी साइड मत लो, साइड हमेशा कंक्लूजन में आप लेना। गवर्नमेंट को सिर्फ हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, वी हैव टू गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन।
सिर्फ आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ये तो एक नेगेटिविटी दिखाता है, ये जस्ट बताता है एक सैडिस्ट एटीट्यूड। पॉवर्टी इंडिया में है या इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन दो, ये कैसे ठीक करेंगे। और आपको जब सोल्यूशन देना है तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसमें काम क्या कर रही है। गवर्नमेंट काम कर रही है, कुछ गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रहा होगा, डेट्स वाई ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग कर रहा है। आपको अपने आर्गुमेंट को फैक्ट से, एग्जाम्पल से, रेफरेंस से बैक करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर बताऊं, से मैं ऐसा कहता हूं कि कल मैंने देखा हाथी को उड़ते हुए देखा, आई हैव सीन एलिफेंट फ्लाइंग इन द स्काई। आप कहोगे कितना एब्सर्ड सा आर्गुमेंट है, हाउ कैन एलिफेंट फ्लाई। अब मैं इसको दूसरे वे में कहूंगा। अप्रैल 2020 के साइंस मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें ऐसा कहा गया था, एन एलिफेंट इन अफ्रीकन सवाना रीजन इट कैन फ्लाई अप टू 10 मीटर हाइट। अब क्या किया मैंने, साइंस मैगजीन रेफरेंस ऐड किया, 10 मीटर एक फैक्ट ऐड किया। अब आपको लगेगा कि हो सकता है मैं कुछ इसमें सच कह रहा हूँ। तो जब हम फैक्ट ऐड करते हैं, एग्जाम्पल ऐड करते हैं, रेफरेंसेस ऐड करते हैं, हमारे आर्गुमेंट को क्रेडिबिलिटी मिलता है। बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियन को या जर्नलिस्ट को आप देखेंगे, वो जब भी कोई चीज़ बोलते हैं तो कोट करते हैं कि इसे इस पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा कहा, इस इकोनॉमिस्ट ने ऐसा कहा। तो इससे आपके आर्गुमेंट पे वेट आता है। तो कभी भी किसी चीज़ को वेग मत कहना, आप रेफरेंस दे के उसको समझाने का ट्राई करना, आपका आर्गुमेंट बहुत बैलेंस होगा और बहुत ही क्रेडिबल साउंड होगा। देन प्रॉपर आपको रिवीजन एंड अपडेशन करना है। क्यों आपको रिवीजन एंड अपडेशन करना है? ताकि एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम रिकॉल टाइम हो। से टोटल 20 क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में एंड यू हैव 180 मिनट्स, सो यू विल हैव 9 मिनट पर क्वेश्चन। अगर आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो कम लिख पाएंगे। सेकंड, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन आपके मिस हो जाते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप एक्सेप्शनल इसमें लिखते हैं तो यू विल गेट 6। अगर आप क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं यू विल गेट 0। क्वेश्चन मिस करना एग्जामिनेशन में ये एक क्राइम है और आपको ये क्राइम कमिट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मिस करेंगे तो वहां पे तो आपको 0 आता है। उससे अच्छा अगर आप सब स्टैंडर्ड भी आंसर लिखते हैं तो से यू विल गेट 4 आउट ऑफ 10। से हर एक क्वेश्चन में आप, हर एक पेपर में से 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो पर पेपर यू विल गेट 8 मार्क्स। और 4 अगर जीएस के पेपर देखूं तो ये 32 मार्क्स है। 32 मार्क्स इनफ होता है आपको आईएएस से IAAS में लेके जाना। कि अगर आपको IAAS मिलेगा, फिर से आप एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, तो क्यों नहीं आप अपना बेस्ट शॉट इसी एग्जामिनेशन में दो इंस्टेड ऑफ गिविंग रिपीटेटिवली। सो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगा एंड ऐसे रिजल्ट आप एग्जामिनेशन में बहुत बेटर वे में और बहुत स्विफ्टली उसको लिख पाएंगे। आप अपने दिमाग से बहुत जल्दी रिट्रीव कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर पाएंगे। से 3 आवर्स का पेपर है, 2 आवर्स 45 मिनट्स में आपका पेपर खत्म हो गया। आपके पास 15 मिनट्स होगा पूरे पेपर को फिर से चेक कर पाएं। लेकिन आप लास्ट मोमेंट पर लिखते रहते हैं तो आप पेपर को चेक ही नहीं कर पाएंगे, और जब चेक नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कहीं पे आपने मिस्टेक कमिट किया हो, तो उस मिस्टेक को आप कैसे करेक्ट करेंगे, या कहीं पे अंडरलाइन करना भूल गए। जब भी आप आंसर लिखते हो तो आप करंट कंटेक्स्ट को आंसर में लिखो। इससे क्या होगा कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा अपडेटेड लगेगा। और ये कब होगा, जब आप अपने नॉलेज को बार बार अपडेट करते हैं। जैसे आपने करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया है या किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है, उसको बार बार आप न्यूज़पेपर से अपडेट करो या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है आप अपडेट करो। करंट कंटेक्स्ट को आप अपने आंसर में डालना, आपका आंसर बहुत लाइवली होगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। हमें क्या करना है, अपने आंसर में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट नहीं करना है, हमें पर क्वेश्चन एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आना है। सो जीएस 1 के अंदर 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आए तो 20 मार्क्स ऐड हुआ। 4 जीएस के पेपर हैं तो आपके 80 मार्क्स ऐड हो गए। इसलिए एक्सेप्शनल परफॉर्म करने के बारे में मत सोचना, आप सोचना कि हर क्वेश्चन में एक एक मार्क्स ऐड करना है, जो मेरा एवरेज मार्क्स आ रहा था उससे। तो ये आपके लिए इजी रहेगा और ये टारगेट एक गेटेबल टारगेट है। डायरेक्टिव्स आपके आंसर को डायरेक्शन देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, एक डायरेक्टिव है कमेंट, एक डायरेक्टिव है एग्जामिन और एक डायरेक्टिव है एनालाइज। से मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और मैं ऐसा कहता हूं कि सर मुझे फीवर है, मुझे हेडेक है, मैं अपने सारे सिम्टम्स बताता हूं। तो डॉक्टर कहेगा कि आई थिंक
यू आर सफरिंग फ्रॉम से स्वाइन फ्लू और यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। तो कमेंट जब डॉक्टर करता है तो ये अपने एजम्पशन पे करता है। मैंने सिम्टम्स बताया, डॉक्टर को लगा कि ओके ये सिम्टम्स है तो हो सकता है इसको ये डिसीज हो। एग्जामिन क्या है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अपने सिम्टम्स को बताऊंगा, डॉक्टर कहेगा कि ओके मैं थर्मोमीटर से आपके टेम्परेचर को चेक कर लेता हूँ, ओके आप अपने थ्रोट को ओपन करो, मैं उसमें चेक करता हूँ स्वेलिंग है या नहीं है। तो वहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है यानी ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद डॉक्टर कंक्लूड करेगा कि ओके आपको वायरल फीवर है और मलेरिया है और डेंगू है। एनालाइज, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, अपने सिम्टम्स बताता हूँ, डॉक्टर कहेगा कि आप एक काम करो अपना ब्लड टेस्ट करा के आओ, आप अपना यूरिन टेस्ट करा के आओ। और जब मैं ये करा के आऊँगा तो डॉक्टर उस सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा, तो डेट इज एविडेंस। तो एनालाइज एविडेंस बेस्ड जजमेंट होता है। तो कमेंट में डॉक्टर ने एज्यूम किया, एग्जामिन में डॉक्टर ने ऑब्जर्व करके कंक्लूड किया, और एनालाइज में डॉक्टर ने एविडेंस से कंक्लूड किया। तो जैसा डायरेक्टिव है उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करें तो उसमें 28 लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि हर एक डायरेक्टिव में हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए। आपका कुछ आंसर का स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अकॉर्डिंगली आपको फ्रेम करना है, तब एग्जामिनर का जो डिमांड है उसको आप फिलफिल कर पाएंगे। आपके आंसर में एक तो कंटेंट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए वे ऑफ राइटिंग। तो कंटेंट मीन्स जो रिटन इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर ने मांगा है वो आपको लिखना है, एंड सेकंड वे ऑफ राइटिंग वो जो डायरेक्टिव डिमांड कर रहा है। सो कंटेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वे ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यूपीएससी डिक्लेयर नहीं करता उसका मार्किंग स्कीम क्या है, बट अगर इनवेरिएबली देखें तो मे बी 50% कंटेंट के लिए और 50% वे ऑफ राइटिंग के लिए वो एलोकेट करते होंगे, जैसा कुछ लोगों से मैंने बात किया है तो उससे ये पता चलता है। सेक्शन 2 जीएस के पेपर में 120 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। पेपर में कभी कभी हम क्वेश्चन को देखते हैं और वो क्वेश्चन अगर नोन टॉपिक से है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं और बाकी पॉइंट्स को तो हम लिखते ही नहीं है, भूल जाते हैं, या फिर जिस पॉइंट्स को पहले लिखना था उसको सेकंड लिखते हैं, उसको लास्ट में लिखते हैं, या फिर आंसर लिख देते हैं, स्पेस खत्म हो जाता है, फिर कभी कभी याद आता है कि नहीं मेरे को ये भी लिखना चाहिए था। तो आप सबसे पहले ऑर्डर को प्लान करो और फिर लिखना स्टार्ट करो। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2019 के मेंस एग्जामिनेशन में GS1 पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस। इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इंडियन सोसाइटी के बारे में इन्होंने पूछा है, सेकंड कल्चर के बारे में है, एंड थर्ड है डिस्कस। डिस्कस डायरेक्टिव है। नाउ इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स इंटरेक्शन होता है। सो इंडियन सोसाइटी में कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज इंडियन सोसाइटी, कैसा उसका कंपोजिशन है। सेकंड कल्चर, कल्चर बोलता है वे ऑफ लाइफ, आप कैसे अपने लाइफ को जीते हैं। डिस्कशन का मतलब होता है डिबेट, जैसे आप टीवी डिस्कशन में देखेंगे एक तरफ एंकर होता है, पैनलिस्ट होते हैं, वहां पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है। लेकिन ये डिस्कस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट भी आपको देना है, काउंटर आर्गुमेंट भी आपको देना है। लेकिन जो टीवी के पैनल डिस्कशन में आप देखते हैं न्यूज चैनल्स पे, तो वहां पे आर्गुमेंट आप देते हैं, काउंटर आर्गुमेंट कोई और पैनलिस्ट देगा, तो यहाँ पे दोनों काम आपको करना पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, टेबल में लिख सकते हैं। तो आप इसको टेबल फॉर्म में लिखो। इंडियन सोसाइटी का क्या फीचर है जो इंडियन कल्चर को सस्टेन करने में हेल्प करता है। जैसे एक फीचर इंडियन सोसाइटी का है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया में डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट लिटरेचर है, डिफरेंट डांस फॉर्म है, डिफरेंट म्यूजिक का फॉर्म है। तो आप इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड, इंडिया के अंदर टॉलरेंस है, हमारे इंडियन सोसाइटी में है, जिसकी वजह से हम सोशलाइज होते हैं। सपोज करो आपके घर में मैरिज है,
आपके 50-60 लोग आए हैं, सबका बिहेवियर आपको प्लीज नहीं करता होगा, किसी के साथ आप डिफरेंट भी होंगे, बट फिर भी हम टोलरेट करते हैं लोगों को, और टोलरेशन की वजह से हम सस्टेन कर पाते हैं। थर्ड, इंडियन सोसाइटी स्पिरिचुअल है, जिसकी वजह से हम लोगों को हेल्प करते हैं, हमारे अंदर फिलांथ्रोपी नेचर है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी को अगर हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान हमें पनिश करेगा, नेक्स्ट जन्म में हमें प्रॉब्लम होगा। तो इंडियन सोसाइटी की ये फीचर हैं जो इंडियन कल्चर को सस्टेन करने में हेल्प करता है। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया। तो अगर आप कीवर्ड को समझेंगे, इंडियन सोसाइटी क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, देन आप अच्छे से लिख पाएंगे। और इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा तो बहुत अच्छे से मैं इसको प्रेजेंट कर पाता हूँ। हर एक क्वेश्चन का एक यूनिक वे होता है लिखने का, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सेकेंड, वे ऑफ राइटिंग। आप पैराग्राफ वे में लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। पैराग्राफ फॉर्म में आपको तब आंसर लिखना है जब नरेशन करना है, मीन्स आपको कोई स्टोरी बताना है, देन आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज का आप ध्यान रखो, आपने पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको अगर मुझे समझना होगा तो उस केस में मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा, तो वो तो मेरे लिए टीडियस हो जाता है। तो आप हर एक पैराग्राफ के ऊपर छोटा सा उसका हेडिंग डाल दो कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, इसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है, देन जो चेक कर रहा है आपके पेपर उसके लिए इजी होगा। एक चीज आप ध्यान में रखना, आप ये पेपर लिख रहे हो मेंस एग्जामिनेशन का, आपके लिए क्वेश्चन है लाइफ एंड डेथ का। आप एग्जाम क्लियर करोगे, आप ऑफिसर बनोगे, कंट्री को सर्व करोगे। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बट जो आपके पेपर को चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसके लिए क्या है, ये जस्ट अनदर जॉब है। पर पेपर उसको कुछ पैसा मिलता होगा, तो वो आपके पेपर को स्पेशल अटेंशन क्यों देगा, वो आपके पेपर को भी दूसरे पेपर की तरह ही चेक करेगा। और अगर आपका पेपर एवरेज है या बिलो एवरेज है तो वो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देके आपके पेपर को डिस्पोज कर देगा। बट आपका पेपर ऐसा होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए, जो एग्जामिनर आपके पेपर को चेक कर रहा है उसको मिनिमम से मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े जो वो ढूंढ रहा है उसके लिए। एंड सेकेंड, वो जब पेपर चेक करे तो उसको ऐसा लगे कि एक वाव वाला फीलिंग आए कि वाव बहुत अच्छा इसने आंसर लिखा है, एंड दिस गाय डिजर्व टू बिकम ए वेरी गुड ऑफिसर। अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर दो, तो जिससे एग्जामिनर को लोकेट करना इजी हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म में आप कब लिख सकते हैं, जब आपको कंपैरिजन करना है, डिफरेंशिएट करना है, या आपको रिलेट करना है, देन आप लिख सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि GS1 के क्वेश्चन को कैसे मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बता सकते हैं, जैसे हिस्ट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और आपको टाइमलाइन बताना है या किसी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, गवर्नेंस का कोई प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, तो आप फ्लो चार्ट से बता सकते हैं। तो 4 मेजर वे है लिखने का। एक और है जो ज्योग्राफी में यूज करते हैं, आप डायग्राम बना के भी आप पूरे थियोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम के जगह जगह पे आप टेक्स्ट लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, वे ऑफ राइटिंग उस हिसाब से डिफाइन होता है। देन आपका ओपिनियन का बैलेंस होना चाहिए, टू मच नेगेटिव टू मच पॉजिटिव दोनों डिजायरेबल नहीं है, एक बैलेंस होना चाहिए, सम नेगेटिव एस्पेक्ट सम पॉजिटिव एस्पेक्ट, एंड डोंट बी टू मच क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट। आपका ये है गवर्नमेंट को आपको सोल्यूशन देना है, पूरा क्रिटिकल होना तो ठीक नहीं है। एंड फ्यूचर में आप इस गवर्नमेंट के अंदर ही जाके काम करने वाले हैं, तो हाउ कैन आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि अभी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको उसके साथ ही वर्क करना है। आपका आंसर इनोवेशन होना चाहिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एग्जामिनर के लिए, वो आप डायग्राम बना के, एग्जाम्पल दे के, कोटेशन दे के समझा सकते हैं, एग्जामिनर के लिए इजी हो और उसको लगे कुछ डिफरेंट है बाकी लोगों से। करंट एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं आपके आंसर को कंटेम्प्रेरी बनाने के लिए। पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं करना है। उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। हर एक क्वेश्चन में अगर वर्ड लिमिट आप ब्रीच करेंगे तो लास्ट के क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो आपका मिस हो जाएगा और देन वो मार्क्स आप लूज कर जाएंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा उसमें। तो वर्ड लिमिट को स्टिक रखो, उसको कभी आप ब्रीच मत करो। और आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जब आप
आंसर को स्टार्ट करते हो एंड कंक्लूजन जब आप उसको एंड करते हो। आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? एक मूवी के ट्रेलर की तरह होना चाहिए। मूवी का ट्रेलर क्या होता है? 3 घंटे की मूवी है बट उसका ट्रेलर से 2 मिनट का होता है, और उस 2 मिनट में वो इस वे में प्रेजेंट करते हैं कि आपको इंटरेस्ट आता है, आपका क्यूरियोसिटी इन्वोक होता है, तो आपको लगता है यस मैं ये मूवी देखने जाऊंगा बिकॉज इसका ट्रेलर बहुत अच्छा है। तो वैसे ही आपके आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट इंट्रोडक्शन मूवी के ट्रेलर की तरह होना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी इन्वोक करे एग्जामिनर की तरह और एग्जामिनर के अंदर, और एग्जामिनर को ऐसा लगे कि यस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हमें जानने को मिलेगा इस आंसर में, और इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। तो इट शुड इन्वोक क्यूरियोसिटी ऑफ एग्जामिनर। इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख दो कि आप आगे क्या लिखने वाले हो, एक आपके आंसर का ग्लिम्प्स, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि ओके आप क्या आगे लिखने वाले हो। कंक्लूजन एंड है। जैसे आप से किसी सीरीज को देखते हो तो वो सीरीज एंड कैसे होता है? किसी क्वेश्चन के साथ एंड होता है, ताकि उसका जो पार्ट 2 वो लेके आए तो उसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट हो। तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए वो फियर जनरेट करे, वो होप इन्वोक करे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया से अगर पोवर्टी नहीं हटाएंगे तो जो पुअर लोग हैं उनका डेथ होगा, पुअर लोग का डेवलपमेंट इंडिकेटर खराब होगा, हो सकता है वो क्राइम की तरफ चले जाएं, टेररिज्म की तरफ चले जाएं। तो ये आपको फियर बताना है कि पोवर्टी आपने नहीं हटाया तो इसका ये नुकसान है। इंडिया से अगर हम पोवर्टी हटा देते हैं तो जो पुअर लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, वो उनका लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा और वो कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आपने होप इन्वोक किया, विच मीन्स रिमूवल ऑफ पोवर्टी इज गुड। अगर पोवर्टी को रिमूव नहीं करते हैं तो इट विल क्रिएट ए सीरियस बैड कंडीशन। कंक्लूजन के अंदर आपको फ्यूचरिस्टिक सिनारियो बताना है, और वो भी ऑप्टिमिस्टिक वे में, कि ये प्रॉब्लम को अगर हम ठीक करते हैं या इस वे में करेक्ट करते हैं तो फ्यूचर में ये सारा सिनारियो हो सकता है। सो कंक्लूजन शुड इन्वोक फियर, होप एंड फ्यूचरिस्टिक। आप अगर किसी टीवी पे ऐड देखेंगे तो उस ऐड में भी ऐसा होता है कि से आप इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करो, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप अगर इसको नहीं यूज़ करेंगे तो इससे ये नुकसान होगा। तो फियर एंड होप आप एग्जामिनर के मन में जनरेट करो जब आप कंक्लूड करते हो, देन वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका आंसर। Now third section, securing 140 plus marks in essay paper। ये कैसे स्कोर कर सकते हैं? फर्स्ट, essay का इंट्रोडक्शन का सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रीडर, हमारे केस में एग्जामिनर है, उसके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता सकते हैं, कोई स्टोरी यूज कर सकते हैं, एनिक्डोट यूज कर सकते हैं, कुछ भी करके इंट्रोडक्शन में आपको एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करना है। एक बार आप उसका अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी तो आपके पेपर को आगे पढ़ेगा। इस टॉपिक का बैकग्राउंड, इस टॉपिक का हिस्ट्री, वो भी आप एक्सप्लेन कर दो। ऐसे इज जस्ट अबाउट एक्सपांडिंग योर आइडियाज। जो भी आपके पास है आप उसको कैसे ब्रॉड वे में एक्सपांड करते हैं और उसके सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, तो ये ऐसे के अंदर चेक होता है। आपका ऐसे मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मेन कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी उसके डायमेंशन है सबको कवर करो। डायमेंशन क्या हो सकता है? पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हिस्टोरिकल, इंटरनेशनल, इकोलॉजिकल, ह्यूमैनिटेरियन, जोग्राफिकल, एथिकल, ऑपरेस सेक्शन, और आप और भी डिफरेंट डायमेंशन को डिस्कवर कर सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट के साथ आप ये सारे डायमेंशन रिलेट करो, और हर एक डायमेंशन का एक एक पैराग्राफ भी आप लिखोगे तभी भी आपके एसे का लेंथ अच्छा हो जाएगा और आपका एसे भी अपीलिंग होगा। देन करंट सिनारियो को आप एक्सप्लेन करो, इसके गुड एस्पेक्ट, पॉजिटिव पार्ट को आप एक्सप्लेन करो, इसके ऑब्स्टिकल, नेगेटिव पार्ट्स को भी आप एक्सप्लेन करो ताकि आपका इससे बैलेंस हो। साइड कभी भी आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना है, जैसे मैंने आगे बताया था, आप कंक्लूजन में साइड ले सकते हैं। जैसे आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल ऐसे पॉवर्टी के बारे में है, तो पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को भी तो लगता होगा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम लेके आई होगी, कुछ पॉलिसी लेके आई होगी इसको ठीक करने के लिए।
अगर वो पॉलिसी वर्क करता तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता, लेकिन पॉलिसी वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से ये शॉर्ट कमिंग हमें देखने को मिलता है। तो पॉलिसी के अंदर फ्लॉज क्या है, पॉलिसी के अंदर शॉर्ट कमिंग क्या है, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा है। क्या रिफॉर्म को आप सजेस्ट कर सकते हैं? जब आप रिफॉर्म सजेस्ट करो, उसमें एक चीज ध्यान रखो कि आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो प्रैग्मेटिक है, वो प्रैक्टिकल है, उसको अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि आइडिया कहीं से कॉपी किया और इंडिया में उसको पेस्ट कर दिया। इंडियन कंटेक्स्ट में वो एप्लीकेबल भी तो होना चाहिए, और उसके लिए प्रॉब्लम का 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना है। ask some question or quote someone in your conclusion, because conclusion का sole objective है fear invoke करना है, hope create करना है। जैसा आंसर्स में है, सेम ऐसे के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस चीज को ध्यान देते हैं और इस सारे पॉइंट को स्केलेटन की तरह यूज करते हैं और आप अपने इंफॉर्मेशन को इसमें आप सेट करो, देन आप अच्छे ऐसे लिख पाओगे। तो ये पूरा सेशन था, कैसे आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टॉप रैंक सिक्योर कर सकते हैं। एक बार आपका टॉप रैंक आएगा, देन आपको टॉप की सर्विसेज मिलेगी एंड आपको अच्छा कैडर मिलेगा। जितना टॉप का आपको सर्विस मिलेगा, उतना बेटर वे में आप कंट्री को सर्व कर पाएंगे। और अगर नहीं मिलता है टॉप का सर्विस या आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये साइकिल एक बहुत लंबा साइकिल हो जाता है। तो लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।